नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। जिला खनिज प्रतिष्ठान व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे हुए। संसदीय लोक लेखा समिति ने जीएसटी फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की। डब्ल्यूएचओ ने मानसिक स्वास्थ्य नीति एवं रणनीतिक कार्य योजनाओं पर नए दिशा निर्देश जारी किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल का अनावरण किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने सड़क क्षेत्र में सबसे बड़े अवसंरचना निवेश ट्रस्ट यानी इनविट मुद्रीकरण का कार्य पूरा किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। जिला खनिज प्रतिष्ठान व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे हुए। केंद्र सरकार ने 2015 में खान एवं खनिज यानी विकास एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डीएमएफ की स्थापना का प्रावधान किया था। चलिए सबसे पहले जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डीएमएफ के बारे में जानते हैं। जिला खनिज प्रतिष्ठानों यानी डीएमएफ को 23 राज्यों के 645 जिलों में गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है। आपको बता दें कि डीएमएफ्स की संरचना व कार्य को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वहीं डीएमएफ्स को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKY लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस योजना के तहत 70% निधि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए और 30% अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दी जानी चाहिए। इसके लिए एकत्रित धनराशि की बात करें तो डीएमएफ्स ने 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एकत्रित की है। इसी के साथ आइए डीएमएफ और PMKKY से संबंधित प्रमुख मुद्दे भी जान लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा है निधि का पूरा खर्च न हो पाना। इसके तहत आधे से अधिक धन खर्च नहीं किया गया है। ऐसा इस कारण क्योंकि निधि का सही तरीके से उपयोग और प्रबंधन नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि केवल 3 राज्यों ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के लिए 70% से अधिक धनराशि आवंटित की है। बात करें स्थानीय प्रतिनिधित्व के अभाव की तो डीएमएफ निकायों में अधिकारियों और राजनीतिक सदस्यों का प्रभुत्व है। साथ ही केवल 5 राज्यों में शासी निकायों में खनन प्रभावित समुदाय शामिल है। इनके अलावा योजना का अभाव है। 2022 के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रकाशित नहीं की है। और आखिरी है प्रभाव का आकलन। डीएमएफ्स ने अपने निवेशों की प्रभावशीलता को मापने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा या प्रभाव आकलन नहीं किया है। बात करें आगे की राह की तो खनन प्रभावित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए डीएमएफ निकायों का पुनर्गठन करना चाहिए तथा विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र डीएमएफ निवेश बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। वहीं डीएमएफ निवेश को जस्ट ट्रांजिशन के अनुरूप किया जाना चाहिए आदि। संसदीय लोक लेखा समिति ने जीएसटी फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की। चलिए जीएसटी फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकताओं को रेखांकित करने वाले मुद्दे जानते हैं। पहला है एमएसएमईज की समस्याएं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण एमएसएमईज जीएसटी फ्रेमवर्क के मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरा है निर्यातकों की समस्याएं। अक्सर ये देखा गया है कि निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी रिफंड काफी देर से दिया जाता है। इस वजह से उन्हें नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ता है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। फिर है स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं। स्क्रैप डीलर्स जीएसटी का भुगतान नहीं करते, जिससे इन मिलों को दोहरे करों का भुगतान करना पड़ता है और वे आईटीसी का क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ व्यवसाय उन राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं जहां जीएसटी में छूट मिलती है। इसके अलावा है ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र द्वारा कर चोरी। यद्यपि हाल ही में जीएसटी कानून में इस क्षेत्र को लक्षित करने वाले संशोधन किए गए हैं, फिर भी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं के लिए आईजीएसटी अधिनियम के तहत सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जीएसटी आसूचना महानिदेशालय यानी डीजीजीआई को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है। चलिए इन मुद्दों के समाधान के लिए बढ़ते हैं आगे की राह पर। विशेष रूप से एमएसएमईज के लिए डिजाइन किया गया सरलीकृत जीएसटी अनुपालन फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए।
निर्यातकों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इससे निर्यात से संबंधित उनके आईटीसी दावों का शीघ्र निपटारा करने में मदद मिलेगी। अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनाए गए रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक स्वतंत्र अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके अनुरूप दिशा निर्देश भी तैयार किए जाने चाहिए। चलिए अब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में जानते हैं। ये जुलाई 2017 में शुरू किया गया था और संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के बाद लागू हुआ था। ये व्यापक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसे आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर लगाया जाता है। साथ ही ये कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट यानी कर पर कर को समाप्त करता है। फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ये व्यवसायों को इनपुट के रूप में खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर पहले से भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। जीएसटी में समाहित किए गए केंद्रीय कर को देखें तो इसमें है सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी विशेष महत्व की वस्तुएं, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां, उत्पाद शुल्क अधिनियम 1955 के तहत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सीवीडी के रूप में जाना जाता है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क एसएडी तथा अधिभार और उपकर। वहीं जीएसटी में समाहित किए गए राज्य कर देखें तो इसमें वीएटी या बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों को छोड़कर मनोरंजन और आमोद प्रमोद कर, विलासिता कर, चुंगी और सभी प्रकार के प्रवेश कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर, विज्ञापनों पर कर तथा राज्य उपकर और अधिभार शामिल हैं। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य नीति एवं रणनीतिक कार्य योजनाओं पर नए दिशा निर्देश जारी किए। WHO के नए दिशा निर्देशों ने इसके 2004 के मानसिक स्वास्थ्य नीति फ्रेमवर्क और सेवा दिशा निर्देश पैकेज की जगह ली है। नवीन दिशा निर्देश राष्ट्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी के मुख्य घटक के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य बेहतर मानसिक स्वास्थ्य या मनोदशा से है। यह लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। भारत में इसकी स्थिति देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NMHS 2015-16 के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित है। आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। वैश्विक प्रतिबद्धता की ओर देखें तो सबसे पहले है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन यानी CRPD। यह मनोवैज्ञानिक दिव्यांगता सहित दिव्यांगता के सभी रूपों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दूसरा, WHO की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030। इसके तहत 80% समर्थन देने वाले देशों से 2030 तक उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों को अपडेट और कार्यान्वित करने का आह्वान किया गया है। देखभाल तक सीमित पहुंच भी सुधार का एक मुख्य कारण है। कुछ देशों में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले 90% लोगों को कोई देखभाल सुविधा नहीं मिलती है। इनके अलावा है वित्त एवं संसाधनों का खराब आवंटन। मानसिक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बहुत कम है, जो वैश्विक औसत सरकारी स्वास्थ्य बजट का केवल 2% है, तथा अक्सर समुदाय आधारित देखभाल की बजाय पुरानी संस्थाओं पर धन खर्च किया जाता है। बात करें समावेशन की कमी की तो CRPD की मूल भावना के विपरीत मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे लोगों को लंबे समय से व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णयों से बाहर रखा गया है। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्र भी जान लेते हैं। पहला है नेतृत्व और गवर्नेंस को मजबूत बनाना, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में सुधारों की संधारणीयता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। दूसरा, समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापक अधिकार आधारित, व्यक्ति केंद्रित और रिकवरी उन्मुख सहायता सेवाएं विकसित करना। बात करें कार्यबल विकास की तो व्यक्ति केंद्रित व अधिकार आधारित सेवाएं प्रदान करने वाला एक विविध, सक्षम एवं लोचशील कार्यबल तैयार करना। इनके अलावा है व्यक्ति केंद्रित आकलन और हस्तक्षेप, अर्थात अधिकार आधारित व रिकवरी उन्मुख आकलन, हस्तक्षेप एवं समर्थन को लागू करना। और आखिर में है मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करना। मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक और संरचनात्मक निर्धारकों का समाधान करने में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करना।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल का अनावरण किया। इस पहल के साथ इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 यानी IBER 2025 भी जारी की गई। IBER 2025 को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC ने तैयार किया है। BIRAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बायोसारथी पहल 6 महीनों का एक कोहॉर्ट कार्यक्रम है जो संचरित मेंटर मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा। इससे उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। यह पहल उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगी। इसके तहत विदेशों से विशेषज्ञों, विशेष रूप से भारतीय डायस्पोरा को अंतर्राष्ट्रीय मेंटर के रूप में शामिल किया जाएगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था बीते वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। 2014 में यह मात्र $10 बिलियन की थी, जो 2024 तक बढ़कर $165.7 बिलियन हो गई, यानी ये लगभग 16 गुना बढ़ी है। जैव अर्थव्यवस्था का भारत की GDP में नॉमिनल योगदान 4.3% तक पहुंच चुका है। यदि क्षेत्रवार योगदान की बात करें तो 47.2% के योगदान के साथ बायो इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके बाद बायो फार्मा, बायो सर्विसेज और बायो एग्री का स्थान है। क्षेत्रीय योगदान की दृष्टि से दक्षिण क्षेत्र ने राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था में 45.4% का योगदान दिया है। इसके बाद पश्चिम, उत्तर और पूर्व क्षेत्रों का स्थान आता है। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्य प्रमुख योगदान करता है। भारत के बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। एक दशक पहले जहां मात्र 50 स्टार्टअप्स थे, वहीं आज इनकी संख्या 10,075 से अधिक हो चुकी है। इस क्षेत्र के विकास में कई सरकारी पहलों का योगदान रहा है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी बायो E3 पॉलिसी 2024, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी बायो RIDE 2024, नेशनल बायो फार्मा मिशन NBM 2017 और राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था मिशन 2016 आदि। हाल के वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया है। इम्यूनिल थेराप्यूटिक ने एडल्ट बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए क्वाटेमी CAR T सेल थेरेपी लॉन्च की है। जिनी को लॉन्च किया गया, ये अनुकूलित स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि के लिए एक व्यक्तिकृत जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। क्षमता निर्माण के तहत मानव पूंजी और अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक सक्षम अनुसंधान परिवेश का सृजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए उत्पाद के व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोगात्मक मॉडल्स विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अंततः संतुलित अनुसंधान की दृष्टि से मौलिक यानी फंडामेंटल और अनुवादात्मक अनुसंधान के बीच रणनीतिक संतुलन स्थापित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सड़क क्षेत्र में सबसे बड़े अवसंरचना निवेश ट्रस्ट यानी इनविट मुद्रीकरण का कार्य पूरा किया। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट यानी NHIT ने चौथे चक्र की फंड रेजिंग में लगभग 18,380 करोड़ रुपए जुटाए। NHIT राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा 2020 में स्थापित इनविट है। इसका उद्देश्य भारत के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम यानी एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में योगदान देना है। चलिए सबसे पहले अवसंरचना निवेश ट्रस्ट यानी इनविट्स के बारे में जानते हैं। इनविट्स निवेश जुटाने के साधन हैं। ये वास्तव में म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के तहत कार्य करते हैं। आपको बता दें कि इनविट्स किसी व्यक्ति या संस्था को अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं तथा एक इनविट सीधे या किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV या होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। इसी के साथ इनविट्स टोल, रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश के रूप में आय अर्जित करते हैं तथा इनके यूनिट होल्डर्स को ब्याज, लाभांश और रेंट से आय पर कर चुकाना होता है। इनविट्स के विनियमन को देखें तो इनविट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी अवसंरचना निवेश न्यास विनियमन 2014 के तहत प्रशासित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के नियमों के अनुसार इनविट्स को अपनी कुल आय का कम से कम 90% निवेशकों को वितरित करना आवश्यक है तथा इनको वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी के तहत उधारकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इन्विट्स के प्रकारों की बात करें तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के इन्विट्स, निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध इन्विट्स तथा निजी क्षेत्र के गैर सूचीबद्ध इन्विट्स शामिल हैं। वहीं बात करें इन्विट्स के लाभों की तो रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं तथा लघु निवेशक कम राशि भी निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये निवेश लिक्विड होते हैं, यानी निवेशक जब चाहे इन्विट्स की यूनिट्स बेच सकते हैं क्योंकि ये शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होती हैं। इसी के साथ आइए परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। यह सरकार और उसके संस्थानों के लिए अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके नए राजस्व अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। बात करें भारत के मुद्रीकरण कार्यक्रम की तो सबसे पहले है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP। यह नीति आयोग की योजना है। इसका उद्देश्य 2022 से 2025 के दौरान सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। दूसरी है परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 2030। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना के तहत मुद्रीकरण से 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य योजनाओं में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना आदि शामिल है। चलिए खबर के अंत में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट यानी इन्विट निवेश तंत्र की संरचना पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि परिसंपत्ति का हस्तांतरण 3 भागों में होता है। सबसे पहले है स्पॉन्सर, जो कि अवसंरचना कंपनी या प्राइवेट इक्विटी कंपनी होती है। इनका मुख्य कार्य इन्विट की स्थापना तथा अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करना है। दूसरा है इन्विट ट्रस्ट, जो अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसका प्राथमिक कार्य अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियां धारण करना तथा निवेश यूनिट्स जारी करना है। तीसरा है निवेशक, जो कि स्वामित्व हिस्सेदारी के रूप में यूनिट्स प्राप्त करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे माता कर्मा की। हाल ही में डाक विभाग ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया। चलिए सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। माता कर्मा साहू तेली समुदाय से संबंधित थी। वे एक भक्ति संत और समाज सुधारक थी। माता कर्मा अपनी अटूट भक्ति और सामाजिक योगदान के लिए जानी जाती हैं। बात करें इनके प्रमुख योगदानों की तो भक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पुरी में माता कर्मा की खिचड़ी को स्वीकार किया था। तभी से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में माता कर्माबाई की खिचड़ी का पहला भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। वहीं इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए अस्पृश्यता व रूढ़िवाद का विरोध किया तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया। इनका व्यक्तित्व हमें साहस, निस्वार्थ सेवा और समर्पण जैसे मूल्य सिखाता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने DAMB बनाम भगवान देवी केस 2025 में अपने फैसले में यह कहा कि एमिनेंट डोमेन के तहत सरकार ने किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित की है तो बाद में कोई निजी समझौता करके या किसी और के दावे से उस जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद यानी NCEVT ने योग्यता प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने वाली संस्था को ड्यूअल कैटेगरी के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यूक्लिड टेलीस्कोप ने 26 मिलियन आकाशगंगाओं के हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर की। इसका नाम प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। GSAT 18 उपग्रह पर लगे 6 ट्रांसपोंडर्स 2027 तक अप्रयुक्त रहेंगे। इस तथ्य के मद्देनजर लोक लेखा समिति ने इस उपग्रह से जुड़ी अनावश्यक लागत पर चिंता जताई है। लोक लेखा समिति ने T800 कार्बन फाइबर परियोजना के समय से पहले बंद होने की सूचना दी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 2006 में आयात प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI मशीन विकसित की। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।